दोस्तों नमस्कार। एक महीना पूरा हुआ तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस दौर में पावर सेक्टर से जुड़े हुए लगभग 60 प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं। इस दौर में खनन से जुड़े हुए 7 प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं। इस दौर में रेलवे से जुड़े हुए 105 प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं। इस दौर में नल से जल और पानी से जुड़े हुए तकरीबन 17 प्रोजेक्ट धीरे चल रहे हैं। इसी दौर में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़े हुए 91 प्रोजेक्ट धीमे चल रहे हैं। तकरीबन 5 लाख करोड़ का चूना सरकार को लग चुका है। इस दौर में डिसइन्वेस्टमेंट की फाइल एक बार फिर खुल गई है। इस दौर में सरकार अब बैंकों को ही बेचने की तैयारी शुरू कर चुकी है। इसी दौर में एसबीआई ने एक अपनी रिसर्च रिपोर्ट निकाली है और बताया है कि बैंकों की माली हालत इस दौर में सबसे बेहतरीन है, तो क्यों नहीं उन्हें डिसइन्वेस्ट किया जाए, यानी विनिवेश किया जाए, यानी बेच दिया जाए। इसी दौर में एक ट्रेन हादसा हुआ, आप भूल गए। इसी दौर में नीट पेपर लीक हुआ। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया पेपर लीक हुआ, लेकिन मंत्री की नौकरी नहीं गई जो शुरू से कह रहे थे पेपर लीक नहीं हुआ। इसी दौर में महंगाई और खास तौर से थोक महंगाई दर बढ़ गई है। आप भूल तो नहीं गए। इस दौर में डॉलर के मुकाबले रुपया और नीचे आया है। इस दौर में रोजगार के दरवाजे और ज्यादा बंद हो गए हैं। इसी दौर में चाहे दूध हो, दाल हो, सब्जी हो, गैस हो, यहां तक कि घूमते फिरते टोल भी महंगा हो गया। लेकिन यह सारी चीजें बताने से क्या लाभ है, क्योंकि राहुल गांधी तो नाटक कर रहे हैं। राहुल गांधी तो इस देश के भीतर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी मणिपुर क्यों जाते हैं? एक बार गए ठीक था, 3 बार जाने की क्या जरूरत थी? और अब वो रायबरेली क्यों जा रहे हैं? रायबरेली तो उनकी विरासत से जुड़ा हुआ है, तो वहां जाकर क्या करेंगे? और आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में जाकर वो कौन सी राजनीति साधना चाहते हैं? इस देश में विपक्ष के नेता का काम तो संसद के भीतर ही रहना है, इसीलिए तो संसद के भीतर उन्हें कमरे दिए गए हैं। लेकिन इस दौर में आपको ऐसी कोई चीज नजर नहीं आएगी जो इस देश की सत्ता सरकार के निर्णय से इस देश की परिस्थितियों को उठा दे। तो कौन सी डील है ये? क्योंकि कॉरपोरेट और सत्ता की डील, कॉरपोरेट, सत्ता और मीडिया की डील, इस त्रिकोण के भीतर बीते 10 वर्षों से यह देश लगातार जूझता रहा है। लेकिन इस दौर ने कुछ नई चीजें सामने रख दी है, जिसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता उन्हीं माध्यमों में कहीं ज्यादा हो गई, कई गुना ज्यादा हो गई, और होते होते तो कई जगहों पर यह तकरीबन 100 गुना तक ज्यादा हो गई। जहां प्रधानमंत्री मोदी अपनी लोकप्रियता के झंडे गाड़ा करते थे, तो क्या इस दौर में उनका ब्रांड खत्म, उनकी लोकप्रियता खत्म, और राहुल गांधी की लोकप्रियता को दोबारा से दफन करने की स्थिति में क्या मीडिया के साथ डील हो चुकी है? बहुत पैसा खर्चा इससे पहले किया गया है, एक बार फिर वही पैसा खर्च नए सिरे से किया जाए, और इस बार कॉरपोरेट पैसा देने को तैयार है। इस दौर में कॉरपोरेट के हाथों बहुत कुछ सौंपने की तैयारी भी सरकार कर रही है। यहां तक कि बजट तो निजीकरण की सुनामी लेकर आने वाला है, और सरकार ने तय कर लिया है कि दरअसल हर हाल में इस देश के कॉरपोरेट को ही आगे बढ़ाना है। उसी के नेटवर्थ, उसी के पैसों से बात आगे चलेगी, अन्यथा यह देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या मीडिया के साथ डील में अब कॉरपोरेट के हक की लड़ाई मीडिया को लड़नी है? कॉरपोरेट के हक के साथ सत्ता का बचाव मीडिया को ही करना है? विपक्ष की जो भी भूमिका जिस तरीके से जहां पर भी नजर आए, और खास तौर से राहुल गांधी जब निशाने पर हैं, तो उनकी हर हरकत पर ध्यान रखा जाए, और वही मुद्दा हो, वही खबर भी हो। ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर कभी आपने सुनी देखी होगी? क्योंकि आज जिन बातों का पिटारा हम आपके सामने फैक्ट के साथ खोलने वाले हैं, उसमें हो सकता है आपको डर लग जाए। आप सोचने लगे ये देश को लेकर सोच हो क्या गई है, लेकिन ये बातें मीडिया से गायब है। मीडिया में तो राहुल का ड्रामा रेग रहा है, राहुल की राजनीति चल रही है, उनकी गैर संवेदना और संवेदना पर भी सियासत रेंग रही है। तो इन सब चीजों को भूल जाइए। हम शुरुआत करते हैं एडवर्टीजमेंट से, विज्ञापन से। ये विज्ञापन 3 बड़े बैंकों के हैं।
इन बैंकों ने विज्ञापन निकाला है इसी महीने। उस विज्ञापन में दर्ज है नौकरी मिलेगी आपको, और नौकरी 6,000 से ज्यादा है, तीनों बैंकों को मिला दीजिए तो। लेकिन पहली बार नौकरी अप्रेंटिस के तौर पर है, यानी एक ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसमें बैंकों में काम भी मिले तो जिस तरीके से सेना में अग्निवीर 4 बरस के लिए, वैसे ही बैंकों में बैंकिंग भर्ती के तहत इसी महीने 28 तारीख को ऑनलाइन ही परीक्षा होगी। और 3 बैंकों के इस विज्ञापन को पहले आप देख लीजिए, फिर बात धीरे धीरे खुलेगी, उस सच को सामने लाया जाएगा जो इस देश के भीतर में कॉरपोरेट सत्ता और मीडिया की डील का हिस्सा है। तो ये 3 विज्ञापन पंजाब नेशनल बैंक के हैं, यूको बैंक के हैं और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं। इन 3 विज्ञापनों में पंजाब नेशनल बैंक में 2,700 नौकरियों का जिक्र है। इसमें यूको बैंक से 544 नौकरियों का जिक्र है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 3,000 नौकरी देने को तैयार है। इस नौकरी की उम्र सिर्फ 1 बरस है। इसमें 15,000 रुपए मिलेंगे, 10,500 रुपए बैंक देगा, 4,500 रुपए उसमें गवर्नमेंट डालेगी, सरकार डालेगी, और कुल मिलाकर 15,000 प्रति महीने अप्रेंटिसशिप एक हर ग्रेजुएट को दिया जाएगा। ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है और इसके जरिए अब शुरुआत हो रही है यह बैंकों के भीतर नए तरीके की अग्निवीर की। बात इसलिए क्योंकि सरकार अब यह मानकर चल रही है, और उसकी एसबीआई की रिपोर्ट ही नहीं बल्कि जो सरकार के सलाहकारों की टीम है, फाइनेंशियल टीम है, उन सब का मानना है कि अब बैंकों का निजीकरण हो जाना चाहिए, यानी बेचने की प्रक्रिया की शुरुआत आईडीबीआई से हो, जिसमें 61 से 67% के बीच शेयर बेच दिए जाएं। कुछ सरकार बेचे, कुछ एलआईसी बेचे। एलआईसी भी सरकार की है तो निर्णय भी सरकार का होगा। यानी जब बैंक बिकने की या डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में आए तो कर्मचारियों का बोझ कहीं से भी हावी ना हो। और शायद इसीलिए 2014 में बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों की जो तादाद हुआ करती थी वह तकरीबन 12 लाख के लगभग थी, वो 2024 तक घटते घटते 8 लाख के करीब पहुंच गई। इस दौर में प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो थे उसमें काम करने वाले लोगों की तादाद 10 लाख के पार चली गई। यानी कर्मचारी कम करते चले जाइए, एक एक बरस की नौकरी पे रखिए, उनसे आप काम कराइए, और उसके बाद जब बैंक को बेचने की प्रक्रिया की शुरुआत हो तो उसमें आपको कोई दिक्कत कर्मचारियों को लेकर नहीं होनी चाहिए, उनको ठिकाने लगाया जाएगा। यह एक पहला सच है। दूसरा सच उसी बैंक के भीतर का और खतरनाक है। उस बैंक के भीतर जो हर बैंक का एनपीए है, यह भी आपको जानकर परेशान करेगा कि एनपीए को चुकाने के लिए, यानी बैड लोन जिसको कहते हैं, जो रईस मित्रों ने, सत्ता के रईस मित्रों ने जो लोन लिया और कहा कि हम नहीं चुका पाने की स्थिति में है, जिसको विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं, उनके लिए सरकार ने तो पैसा दिया ही, लेकिन जानकारी एक नई निकल कर आई। जो ऑफिसर्स बैंक की यूनियन है उसने इस बात की जानकारी दी कि दरअसल जो पेंशनरों का पैसा है, इस देश के तमाम सरकारी बैंकों को मिला दीजिए तो पेंशनरों का जो बजट, जो पैसा रखा हुआ है, वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का है। उसमें से भी एनपीए का पैसा दिया गया और उसको किसी तरीके से बुक को ठीक किया गया, सरकार के अनुकूल किया गया, जिससे सरकार को बैंकों को बेचने में कोई असुविधा ना हो। यहां पर 3-4 बातें और पहले फैक्टफुली समझ लीजिए। इस वक्त इस देश के भीतर में सरकारी बैंक कर्मियों की तादाद 8,38,927 है और बीते 10 बरस में तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी कम हो गए हैं। यह है बैंकों के पहले बंटाधार की स्थिति।
दूसरी स्थिति यह है कि जो पीएनबी हो, चाहे यूको बैंक हो, चाहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, इन सभी के हेड ऑफिस एचआर डिवीजन के जरिए जो पूरा का पूरा विज्ञापन निकाला गया, जिसको आपने देखा, समझा, परखा, उसके जरिए इस बात का जिक्र है कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में जहां जहां भर्ती होनी है उसमें सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए और यह ऑनलाइन परीक्षा 28 जुलाई को होगी। और इसके बाद जो भर्ती होगी उसमें सरकार का बजट और बैंक के द्वारा दिया जाने वाला बजट, इसकी लकीर उस लकीर से हटकर होगी जो बैंकों के भीतर का बजट होता है कि आपको इतने रिक्त पदों को भरना है। तो ये दूसरी परिस्थिति है, पैसा वहां पर बचे और धीरे धीरे उसको हम डिविडेंड के तौर पर सरकार को ही वापस कर सकें। यह भी स्थिति इस देश के भीतर में खुले तौर पर बन रही है। यहां पर दूसरा, उसके आगे का सबसे बड़ा फ्रॉड या सबसे बड़ा सवाल यह है कि जितनी बड़ी तादाद में बैंकों से जिन कंपनियों ने कर्ज लिया, उस कर्ज को लेने के बाद जो उसको आईबीसी के पास भेजा जाता है या एनसीएलटी के पास भेजा जाता है, उसके आंकड़े और बैंकों से लिए हुए कर्ज की परिस्थिति बतलाती है कि इस देश के भीतर में टॉप 12 कंपनियां जिन्होंने कर्ज लिया तकरीबन 4,44,333 करोड़ का, उसको दिवालिया घोषित करने के बाद जो दूसरी बड़ी कंपनी जो सरकार के मित्र थे उन्होंने जो खरीदा वो तकरीबन खरीद लिया 1,57,104 करोड़ में, यानी 25 या कहें 25 से 30% के भी आप खरीदिए, 30 रुपए दीजिए, आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। छोटे स्तर पर यह है, बड़े स्तर पर लाखों करोड़ों का यह खेल है। तो इस दूसरे सच को समझने से पहले हमें लगता है प्रधानमंत्री पर ध्यान देना चाहिए जो इस वक्त मास्को में है, और उन्होंने भी कहा कि अब वो तीसरे टर्म में 3 गुनी रफ्तार से काम करेंगे और 1 महीना उन्हें पद संभाले हुए हो गया। ये तीसरी रफ्तार क्या होती है, लेकिन पहले उनकी बात सुनिए। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। कोई भी सोचेगा इस तीसरी रफ्तार का मतलब क्या है, यानी बीते 10 बरस में जिस तेजी के साथ मोदी सरकार काम कर रही थी अब उसमें तिगुनी रफ्तार आ जाएगी। तब तो ऐसे में जो प्राइवेटाइजेशन का पूरा आंकड़ा सरकार ने अपने तौर पर दिया था या मोनेटाइजेशन का जो आंकड़ा सरकार ने दिया था उसकी रफ्तार को अगर बढ़ा दें तो ये 3 लाख करोड़ को भी पार कर जाएगा, क्योंकि पहले तो 1 लाख करोड़ का जिक्र था जो निजीकरण के आश्रय था। डिसइन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी बड़ी रफ्तार हो जाएगी, यहां पर भी 1-1.5 लाख करोड़ रुपए कमाई हो ही जाएगी। और जो मोनेटाइजेशन की परिस्थिति थी जिसमें 6 लाख करोड़ की कमाई 2025 तक के टारगेट में 2022 में ऐलान किया गया था, अब उसमें भी अगर रफ्तार आएगी तो इसका मतलब फिर बहुत साफ है कि ये 6 भी 18 लाख करोड़ अब मोनेटाइजेशन की दिशा में चल जाएगा। जब इतनी बड़ी बड़ी रकम कॉरपोरेट के हवाले इस देश की संपत्ति को करके ली जाएगी तो फिर उससे देश चलेगा, और देश चलाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? हमें लगता है इसको और बारीकी से समझने की अब जरूरत आ गई है, क्योंकि जैसे डीएचएफएल था उसके ऊपर जो एनपीए था वो 91,000 करोड़ का था, लेकिन उसको पिरामल ग्रुप ने जो खरीदा वो सिर्फ 37,250 करोड़ में खरीद लिया। वीडियोकॉन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई 13 कंपनियां थी, इसको वेदांता ग्रुप ने खरीदा, लेकिन वीडियोकॉन इंडस्ट्री पे जो एनपीए था वो 71,433 करोड़ का था, उसको वेदांता ग्रुप ने खरीदा 2,962 करोड़ में, यानी 95% से ज्यादा हेयर कट हो गया यहां पर, और बैंकों की स्थिति नाजुक हो रही। इसी तरीके से आलोक इंडस्ट्री लगभग 29,500 करोड़ के एनपीए पर थी।
इनको मुकेश अंबानी ने जो खरीदा वो सिर्फ लगभग 5,000 करोड़ में, यानी यहां भी 82% का हेयर कट हो गया। अनिल अंबानी की आरकॉम आपको जहन में होगी, रिलायंस कम्युनिकेशन, 49,000 करोड़ का एनपीए, इसको खरीद लिया गया 5,000 करोड़ में। पैसा दिया जा रहा है नहीं दे। भूषण इंडस्ट्री दो है, एक भूषण स्टील जो 56,000 करोड़ रुपया एनपीए था, उसको 35,000 करोड़ में बेच दिया गया। दूसरी भूषण इंडस्ट्री जो पावर स्टील से जुड़ी हुई थी, ये 48,000 करोड़ की थी, उसको 19,000 करोड़ में बेच दिया गया। ये परिस्थिति बताती है कि ये जैसे एमटेक ऑटो था। एमटेक ऑटो का जिक्र इसलिए भी यहां पर जरूरी है क्योंकि इस देश के भीतर में सरकार के करीब के जो भी आपके जहन में आता है कि वो कितने में कौन खरीद रहा है, और सारी बड़ी कंपनियां ही हैं। 12,500 करोड़ का एनपीए और 2000 में खरीद लिया गया। मोन्टेक इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड 11,900 करोड़, इसको जेएसडब्ल्यू और एलियन इन्वेस्टमेंट ने 2,892 करोड़ रुपए में खरीद लिया, यानी 74% हेयर कट। और इस परिस्थिति के भीतर अगर रफ्तार को आप देखिएगा, बीते 10 वर्षों में टटोलना शुरू कीजिएगा तो कुल मिलाकर तकरीबन 16 लाख करोड़ रुपया जो था, उसको जो बेचा गया जिस भी रूप में अलग अलग तरीके से, वह 16 लाख घटते घटते होकर हो गया 4 लाख करोड़ में बेच दिया गया। तो 12 लाख करोड़ रुपया किन के पास गया? उन्हीं रईसों के पास गया जो रईसी के साथ जी रहे थे, कर रहे थे। सारे सवाल इस दौर में गायब है। हम कुछ और कंपनी का नाम ले, जेट एयरवेज को भी याद कर लीजिए, 8,000 करोड़ का एनपीए, 1,500 करोड़ में उसको भी निपटा दिया गया। ये परिस्थिति बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि इस देश के भीतर में कैसे नेक्सस काम करता है, और इस नेक्सस के आश्रय अब जो बजट प्राइवेटाइजेशन की दिशा में देश को ले जाने वाला है, क्या उससे जुड़े हुए तमाम सवालों को आज खोला जाए और बताया जाए कि ये प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्यों? कॉरपोरेट के नेटवर्थ को बढ़ाना, उसके जरिए इस देश में ये कल्पना करना कि पैसे से पैसा बनेगा तो गरीबों के लिए तो कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ, उनके जरिए जो कुछ पैसा मिलेगा, कुछ योजनाएं शुरू कर देंगे। उसकी पूरी परिस्थिति की लिस्ट नजर आती है, जैसे मुद्रा योजना। ये एक बड़ा सवाल है। सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों के जरिए मुद्रा योजना को बांटा गया, और उसकी जो पूरी की पूरी रकम है वो लाखों करोड़ रुपया किसके पास गया, कहां से गया, ये आज तक बैंक बता नहीं पाए। उनका कहना है हम सिर्फ संख्या आपको बतला सकते हैं, इतने खाते थे, इन खातों की एवज में हमने इतने लाख करोड़ रुपए दिए, और ये तकरीबन 25 से 28 लाख करोड़ से ज्यादा का है। ये पूरी परिस्थिति आपको मीडिया में नजर नहीं आएगी, सब चीजें गायब है। और इसकी एवज में आपके जहन में ये बार बार रेंगेगा कि राहुल गांधी मणिपुर जाकर प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं, आप यहां एक बार आइए, तो आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर इस देश का हिस्सा है, आपको यहां आना चाहिए। अब आप इसे सुनिए और उसके बाद सोचिए क्या ये ड्रामा हो रहा है जो इस देश का मीडिया इसको बताने से चूक नहीं रहा है और कह रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, देश में आग लगा रहे हैं। तो उनकी बात भी सुन लीजिए जो वो कल मणिपुर पहुंचकर कह रहे थे। I feel that it is important that the Prime Minister come here, listen to the people of Manipur, try and understand what is going on in Manipur. After all, Manipur is a proud state of the Indian Union, and it's very important that the Prime Minister, especially, even if it wasn't a tragedy, even if there was no tragedy, the Prime Minister should have come to Manipur. And in this huge tragedy, I request the Prime Minister to take 1 day, 2 days of his time and just come and listen to the people of Manipur. It will comfort the people of Manipur, and we are, as the Congress Party, ready to support anything that would improve the situation here. Thank you very much. सवाल राहुल गांधी की लोकप्रियता है या असल सवाल प्रधानमंत्री के ब्रांड का खत्म होना है और उनको ना सुनने और देखने वालों की तादाद का बढ़ते चले जाना है? नेक्सस के भीतर यह नहीं है, नेक्सस के भीतर इससे कहीं ज्यादा खतरनाक खेल है। इस दौर में वो तमाम कॉरपोरेट जो सत्ता के साथ जुड़े रहे और सत्ता के जरिए जो भी उन्हें मिला, उसके मार्फत उन्होंने जो भी पहल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय तौर पर की, उसकी कुल रकम को अगर आप परखना चाहें इस देश के टॉप 20 कॉरपोरेट्स के जरिए,
तो एक सवाल आपके सामने लगातार रेंगने लगेगा, क्या वाकई इस देश के भीतर में जो पूंजी थी वो कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट के हवाले की गई, अलग अलग क्षेत्रों में की गई? इस देश के 11 मंत्रालयों को हिस्से में जो चीजें उनकी जो जिम्मेदारी थी उसको सौंपा गया? क्योंकि जो कुछ भी कॉरपोरेट ने अपने तौर पर इन 10 वर्षों में कमाया है, अपने नेटवर्थ को बढ़ाया है, वो जाहिर तौर पर लाखों करोड़ में है। उसको आप गिन भी नहीं सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में इतनी तेजी के साथ कॉरपोरेट का नेटवर्थ कैसे बढ़ता चला गया। लेकिन अगला सवाल उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस नेक्सस का जिक्र हम आपसे करना चाहते हैं। दरअसल इस दौर में 4-5 फील्ड बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो ग्रीन एनर्जी का फील्ड है, वो डिफेंस का क्षेत्र है, वो कम्युनिकेशन का क्षेत्र है, वह इस देश के भीतर में रिटेल क्षेत्र है, एक बहुत व्यापक है, और पेट्रोलियम और माइन उसके साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इन 5-6 क्षेत्रों के साथ उसके बाद जो सबसे बड़े क्षेत्र पर सरकार की निगाहें हैं वो एग्रीकल्चर और इस देश के लैंड का क्षेत्र है। इन 6-7 माध्यमों के आश्रय जो कॉरपोरेट से वादे किए गए हैं, उन वादों के तहत उन्हें हर जगह पर एंट्री चाहिए, और ये एंट्री ऐसी नहीं है कि जो पहले से चला रहा है वो मौजूद रहे, उसके बाद हम प्रतिस्पर्धा करें, जी नहीं। और ये रकम जो है, ये माना जाता है कि इस देश के भीतर में अगर सरकार ये सोच रही है कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, सोच रही है 2047 तक विकसित भारत बना दिया जाए, सोच रही है अपने तौर पर कि वाकई पर कैपिटा इनकम कितना भी कम होता चला जाए, लेकिन इस देश के भीतर में कॉरपोरेट की पूंजी इतनी बड़ी हो जाए कि इस देश में अगर असमानता एक क्षण के लिए ढक दिया जाए तो फिर दुनिया के मानचित्र पर भारत एक बड़ी इकोनॉमी के साथ खड़ा होगा। और उसमें साल दर साल, मसलन इस बजट के भीतर जो बजट आए उसमें कॉरपोरेट के हवाले इस देश की तकरीबन पूंजी जो है वह पर साल एवरेज निकालिएगा तो 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का मोनेटाइजेशन एवरी ईयर है। उस मोनेटाइजेशन के दायरे में डिसइन्वेस्टमेंट को भी लाना है और प्राइवेटाइजेशन को भी लाना है। तो ये 6 लाख करोड़ के खेल और उसके साथ जो राजनीतिक गठबंधन जो भी नेक्सस के तौर पर हो सकता है, मीडिया की इसमें भागीदारी क्या सिर्फ प्रचार के लिए है या उसकी एक राजनीतिक भूमिका है? उस भूमिका के तहत उसके निशाने पर हमेशा विपक्ष रहेगा और राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी का चेहरा रहेगा, क्योंकि वह इस झटके में बड़े लोकप्रिय हो गए हैं। भाषण पार्लियामेंट के भीतर का हो या पार्लियामेंट के बाहर का हो, दोनों जगहों पर इस देश में टेलीविजन का जिक्र हो, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको लोग गोदी मीडिया कहने लगे क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के अनुकूल हो गया, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया जिसके आश्रय प्रधानमंत्री ने अपने प्रचार प्रसार को बढ़ाना शुरू किया था। इन दोनों जगहों पर एक झटके में 2:10 का रेशियो चल रहा है, यानी 1:5 में आ जाइए, 5 गुना ज्यादा रफ्तार से राहुल गांधी को देखा जा रहा है। जाहिर है तादाद बढ़ रही है, लोग समझ रहे हैं, उम्मीद और आस सरकार से कम हो रही है। कीर्ति चक्र जिस बेटे की वजह से मां को मिला, वह रायबरेली में राहुल गांधी से मिलकर कहती हैं कि अग्निवीर खत्म करना चाहिए, यह सेना के लिए ठीक नहीं है। 2 दिन पहले राष्ट्रपति से ग्रहण किया कीर्ति चक्र उन्होंने, लेकिन वह भी चिंतित है। उनका बेटा जिस सेना में साथ जुड़ा था, उस सेना के अग्निवीरों के आश्रय कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए, उन्हें भी चिंता है। और दूसरी तरफ इस देश के बैंकों में भी अग्निवीर की तरह 1 साल की नौकरी देने की व्यवस्था अब की जा रही है। यानी एक ऐसी परिस्थिति और टर्मोइल के भीतर देश को लाया जा रहा है जहां मीडिया खामोश है, वो कोई सवाल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी या जिस बिजनेस मॉडल के आश्रय इस देश के भीतर मीडिया अब काम करने लगा है, उसे एक बात समझ में आ गई है कि अगर उसने खुद को उस जर्नलिज्म या उस पत्रकारिता या उस मीडिया के दायरे में ढकेल दिया जहां पर आपकी क्रेडिबिलिटी मैटर करती हो, तो फिर आपके पास पैसा नहीं आएगा। और पैसा अगर आपके पास आ रहा है और वो अगर कॉरपोरेट के माध्यम से ही आए, वो बाजार फलता फूलता ही रहे, तो फिर आपको कोई मुश्किल होगी नहीं। और आने वाले वक्त में देखा जाएगा, जब सत्ता पलटेगी तब हम भी पलट लेंगे। कुछ इस सोच के साथ भी मीडिया हाउस खड़े हैं। लेकिन यह कम बड़ी बात नहीं है कि सालाना 6 लाख करोड़ का निजीकरण इस देश के भीतर और कॉरपोरेट की भागीदारी सत्ता के साथ खड़ी हो, और इन सब से हटकर मीडिया की भूमिका
ये बताने में लगी हो कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं। ये कमाल की स्थिति इस देश के भीतर इस दौर में पनप के आई है। यानी राजनीतिक तौर पर ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। लेकिन एक ऐसी भूमिका और खतरनाक खेल इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सवाल तो उसी डेमोक्रेसी का है जिस डेमोक्रेसी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के तौर पर मीडिया की मौजूदगी है, और उसने खुद को उस पूंजी का पिलर बना लिया जिस पूंजी के आश्रय सत्ता और कॉरपोरेट दोनों एक साथ गलबहियां डाले हुए हैं। तो रास्ता निकलेगा कैसे? और रास्ता निकलेगा तो इसमें एक अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक विजन की जरूरत होगी, और यह विजन इस देश के भीतर में प्रोफेशनल्स हों, अपने तौर पर काम करने वाले लोग हों। विपक्ष की भी भूमिका बड़ी होनी चाहिए, उसके सामने भी अल्टरनेटिव बड़ा क्लियर हो कि हमको अब इस देश के भीतर में इन संस्थानों से ऐसे दो चार होना है, वो चाहे मीडिया ही क्यों ना हो। सवाल बायकॉट का नहीं है, सवाल यह है पहली बार कि उस पूरे नेक्सस को सामने लेकर आना ही पड़ेगा जो नेक्सस कॉरपोरेट सत्ता और मीडिया के बीच आकर खड़ा हो गया है। और इसके अलावे वो तमाम संस्थान जो डरे हैं, सहमे हैं, वो नौकरशाहों की टीम हो सकती है। वो इस देश के भीतर तो आरोप विपक्ष ने जुडिशरी को लेकर भी लगाए, तमाम फैसलों के मद्देनजर लगाए गए। तो क्या वाकई इस देश में एक खतरनाक खेल की शुरुआत इस तीसरे टर्म में हो चुकी है? और ये तीसरे टर्म को बचाने की कवायद जो है, इसमें पूरे तरीके से आपको मीडिया की भूमिका अपने आप को झोंकने वाली होगी। उधर नीतीश कुमार, इधर नायडू, बाकी सब लोग आपस के अंतर्विरोध के भीतर में उलझते हुए और तमाम बातों को कहते हुए इन तमाम चीजों के साथ कॉरपोरेट की पूंजी और मीडिया का प्रचार प्रसार अगर यही मायने रखेगा तो समझ लीजिए इस खतरनाक खेल की शुरुआत बहुत ही खतरनाक तरीके से हुई है। नजर सिर्फ इसी पर टिका के रखिए कि रास्ता इन सब के बीच से निकलेगा कैसे, या ये रास्ता जानबूझ के जो बनाया जा रहा है इसके पीछे मंशा हर क्षेत्र को लेकर क्या है, क्योंकि ऐसी भूमिका इससे पहले कभी मीडिया की थी नहीं जो मौजूदा वक्त में हो गई है। आखिर के दो बड़े सवाल, क्या यह तीसरा टर्म कॉरपोरेट की पूंजी और मीडिया के प्रचार पर जुड़ा हुआ है, और यह तीसरा टर्म क्या वाकई बहुत जल्दी ढहढहा तो नहीं जाएगा? क्योंकि जिस अंदाज में विपक्ष और खास तौर से राहुल गांधी की भूमिका इस देश के मानस पटल पर इस हिसाब से चल पड़ी है कि रास्ता वही निकलेगा, और दूसरी तरफ इनके पास ताकत है, तो इस ताकत को समझिए और मौका आने पर खत्म कर दीजिए। क्या ये स्ट्रेटजी जनता के भीतर भी है जिसने 2024 का जनादेश दिया है? ये सवाल है, और सवालों की शुरुआत हमेशा जवाब क्या होगा इसको लेकर भी होती है, जो एक एक करके राज्यों से निकलने वाली है। सिर्फ आप उसकी धड़कनों को महसूस करना शुरू कर दीजिए, अन्यथा यह खतरनाक खेल और खतरनाक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।